तो कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। आज आपकी काफ़ी लंबे समय बाद भूगोल की अगली क्लास है, यानी भूगोल एक गहन अध्ययन हम लोग देख रहे थे। और मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा बच्चों, क्लास कैसी भी हो आपको देखनी चाहिए, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आधारित क्लास है। इसके फैक्ट क्लास आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। जो फैक्चुअल क्वेश्चन होंगे आपको समझ में भी नहीं आएगा। 20, 25, 30 मिनट से कम की वीडियो होती हैं, उसमें अगर आपका कोई टॉपिक तैयार हो जा रहा है तो आपको सुन लेना चाहिए। और एटलीस्ट भले ही आप वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एटलीस्ट उस पॉइंट को अपने बुक मतलब नोटबुक में नोट कर लेना जहां आपको लगता है कि सर ने ये कहा है कि ये इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को इस तरीके से पूछा जाएगा। और इसमें ना बहुत मज़ा आता है जब आप चीज़ों को सीखने लग जाते हैं, धीरे धीरे आपकी चीज़ें समझ में आने लग जाती है तो वो बहुत आसान बन जाती हैं। इसी क्रम में हमारा जो आज का टॉपिक है वो है वर्षण, यानी प्रेसिपिटेशन आज का टॉपिक होगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से क्या क्वेश्चन आता है आप कभी कल्पना भी नहीं कर पाओगे कि इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया और हम वहां बेहोश होकर आगे। ठीक है, तो बेहतर यही रहता है सुन लीजिए, एटलीस्ट उतना नोट कर लेना जितना मैं आपसे कहूंगा कि इस पॉइंट को नोट कर लेना। और कोई मैं ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल चीज़ें आपको लिखाऊंगा इस टॉपिक पे, ऐसा नहीं है। मैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखाऊंगा। साथ ही साथ जो बच्चों के मेंस वगैरह होते हैं वो भी इस टॉपिक को समझ के सीख के पॉइंट टू पॉइंट नोट करके समझ जाएंगे कि वहाँ लिखना क्या होता है। ठीक है, मेहनत कीजिए, मेहनत का फल आज नहीं तो कल मिलेगा, ये आप सब जानते हैं। कब तक मतलब हम लोग ऐसे ही हारेंगे, कब तक हमारी ऐसी ही हार होगी, एक न एक दिन ये मान के चलना आपका भी दिन आएगा, आपका भी चयन होगा। ये आज अगर आप जितना अपना खूबसूरत बनाओगे, जितना आज आप स्ट्रगल करोगे, स्ट्रगल के साथ खूबसूरती के साथ जितना स्ट्रगल करोगे, वही आपका ब्राइट फ्यूचर क्या करेगा, तय करेगा। ठीक है, तो मैं ये कहता हूँ जैसा भी हो जितना भी हो अपना टच मत छोड़ना पढ़ाई से, किसी न किसी दिन आपका भी नाम चयन लिस्ट में होगा। ठीक है, देखिए टॉपिक डाल लीजिए वर्षण, यानी वर्षण मतलब प्रेसिपिटेशन इसको इंग्लिश में। ठीक है, वर्षण यानी वर्षण। इससे पहले के टॉपिक जितने भी हमने पढ़े हैं होपफुली वो आपके समझ में आ गया होगा, तो आज आपको यही देखना है। ठीक है, वर्षण यानी प्रेसिपिटेशन। ठीक, ये हमने आज कंप्लीट करना है। मतलब ये दो पार्ट में आएगी ये वीडियो, एक आज एक कल। उसके बाद 2 क्लासेस आपकी जो मैंने अगला बता रखा है मॉडर्न हिस्ट्री की, वो साथ ही साथ स्टडी विथ योगेश 2.0 पे वनडे एग्जाम की भी तैयारी चल रही है। 15 मिनट से कम की वीडियो आती है, सिर्फ और सिर्फ फैक्ट आधारित। ठीक है, देखिए प्रेसिपिटेशन मतलब वर्षण। वर्षण को कैसे समझना है, क्या समझना है, इसमें हम देखेंगे तीन चीजें बच्चों। ये आखिर कौन सी प्रक्रिया होती है, यानी क्या प्रोसेस है, किसको हम वर्षण बोलते हैं, ये हमने सबसे पहले चेक करना है। यानी इसकी प्रक्रिया, यानी इसका मतलब है कि ये क्या है और कैसी इसकी आवश्यक दशाएं होती है। यानी इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, वर्षण क्या होता है और इसके लिए आवश्यक दशाएं, यानी जो नेसेसरी कंडीशंस होती हैं, आवश्यक दशाएं, ये हम देखेंगे कब बारिश होती है। ठीक है, ये हमने चेक करना है कि इसकी आवश्यक दशाएं क्या होती है वर्षण की। दूसरा हम इसी के अंदर देखेंगे वर्षण के प्रकार, वर्षण के प्रकार। ठीक है, ये बेसिकली बच्चों 3 प्रकार की होती है वर्षण, यानी प्रेसिपिटेशन 3 प्रकार के होते हैं। एक को बोला जाता है संवहनी वर्षा, अभी इंग्लिश में बताऊंगा। ठीक है, संवहनी वर्षा। सेकंड को बोला जाता है अपने आप में पर्वतीय वर्षा, पर्वतीय वर्षा। और तीसरे को बोला जाता है वाताग्रीय वर्षा। कौन सी बोला जाता है, वाताग्रीय वर्षा। ठीक है, यानी फ्रंटल जो प्रेसिपिटेशन होता है, ड्रेनेज, वाताग्रीय वर्षा। ये 3 प्रकार की होती हैं, संवहनी वर्षा, पर्वतीय वर्षा और वाताग्रीय। हम आज की क्लास में संवहनी वर्षा तक कंप्लीट करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट की क्लास में हम इन दोनों को कंप्लीट करके वर्षण वाला टॉपिक बहुत इजीली आप लोग क्या हो जाएगा, समझ जाओगे। ठीक है, जो संवहनी वर्षा होती है उसको बोलते हैं कॉन्विकेशनल, मतलब ये प्रेसिपिटेशन। ठीक है, वो तो हम देखेंगे। अब देखिए वर्षण के प्रकार में पर्वतीय वर्षा, वाताग्रीय वर्षा के साथ साथ संवहनी वर्षा को, तीनों को हम लोगों ने क्या समझना है, ठीक, मतलब देखना है। ठीक है, तो अब इसको कैसे आप लोग करोगे, कैसे इसको तैयार करोगे वो देखिए। सबसे पहले बच्चों आती है प्रक्रिया, यानी प्रोसेस क्या है इसकी, आखिर वर्षा होती है तो किस प्रकार से होती है, ये हम लोग ने सबसे पहले समझना है। ठीक, पहले समझोगे फिर लिखोगे। देखिए सपोज ये अपने आप में समुद्र की सतह है, किसकी, समुद्र की सतह यानी वाटर, और ये है सरफेस, यानी यह समुद्र नहीं है, ये स्थल खंड है। ठीक है, ये कौन सा खंड हो गया बच्चों, स्थल खंड। ये ठीक, ये है सपोज क्या, सनलाइट,
यहाँ से क्या होती है, सनरेज आती हैं, इस प्रकार से आती हैं। यानी सनरेज कैसे भी आ सकती है, तिरछी भी आ सकती है, जो भी आता है अभी हम तिरछी में दिखा रहे हैं, ठीक है। वो इन पोर्शन पे ऐसे ऐसे पड़ती होगी सूर्य की किरणें, जहां भी पड़ी, अब इधर से भी पड़ सकती है, सीधी भी पड़ सकती है, यानी कहीं ना कहीं सूर्य लाइट है, यानी सनलाइट है, यानी सूर्य की विकिरण, यानी जो सूर्य की किरण है वो कहीं समुद्र के सतह पे पड़ती हैं, या समुद्र पे पड़ती हैं, या स्थल खंड पे पड़ती हैं। जैसे ही वो पड़ी, ये समुद्र का पानी क्या होगा बच्चों, गर्म होगा। यानी अगर उसको हीट मिली तो ये क्या होने लग जाएगा, गर्म। और जब कोई चीज गर्म होती है तो वो क्या करते हैं, इवेपोरेट, यानी वाष्पीकरण की प्रोसेस होती है, वो ऊपर की ओर उठने लगते हैं। जैसे आप अपने गैस में पानी रखोगे किसी बर्तन में, भगोने में, और नीचे से गैस ऑन करोगे तो वो जब गर्म होता है, आपने देखा होगा वाष्प के रूप में ऊपर उठते हैं। ये तो प्रैक्टिकल चीज है ना, कॉमन। सेम चीज यहाँ भी होता है, जब सूर्य की किरणें यानी जो लंबवत पड़ती हैं, जैसे भी पड़ती है, जब इसको गर्मी मिलती है तो यहाँ से क्या होने लग जाता है बच्चों, वाष्पीकरण होने लग जाता है। तो ये प्रोसेस होती है वाष्पीकरण की, यानी यहाँ से उठा ऊपर की ओर चला गया, यानी एक प्रोसेस होगी वाष्पीकरण, इवेपोरेशन, ठीक है। वाष्पीकरण क्यों होगा, जब हीट मिलेगी, गर्म होगा, तो वाष्पीकरण की क्या होती है, वहां पर प्रक्रिया होती है। जब चीजें बच्चों वाष्पीकरण होगा, जब ये ऊपर चले जाएगा भाप बन के, तो इस प्रकार से यहाँ बादल बनते हैं। क्या बनते हैं, बादल। और बादल बनने के लिए एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उसको बोलते हैं आर्द्रता ग्राही नाभिक। आर्द्रता ग्राही नाभिक, इसका होना बहुत जरूरी है, ठीक है। ये क्या होते हैं आर्द्रता ग्राही नाभिक, आप इसको समझना। जैसे जो ऊपर होंगी कण, यानी छोटे छोटे, चाहे सोडियम क्लोराइड हो या कुछ भी हो, वहां इस पोर्शन पे छोटे छोटे कण मिलेंगे इस प्रकार से, ठीक है। इनका होना बहुत जरूरी है। क्यों, अगर ये नहीं होंगे तो ये जो वाष्पीकरण होगा, यानी जो ऊपर गए है भाप, ये चिपकेगा किससे, ये जो वाष्प है वो चिपक जाता है किसी न किसी चीज से, उसी को बोलते हैं, जिससे चिपकता है, आर्द्रता ग्राही नाभिक। यानी वाष्पीकरण की प्रक्रिया हुई, वाष्पीकरण की प्रक्रिया के बाद जब ये आर्द्रता ग्राही नाभिकों से मिला क्या, भाप, तो ये संघनन की प्रक्रिया, कंडेंसेशन मैंने आपको बताया था। तो इस प्रोसेस पे यहाँ पे एक चीज होगी, उसको बोलते हैं संघनन, कंडेंसेशन, ठीक है। संघनन, संघनन का मतलब वो चिपक रही है उस पे, कौन, वाष्प, किस पे चिपक रही है, आर्द्रता ग्राही नाभिकों पे चिपक रही है। अब आर्द्रता ग्राही नाभिक क्या हो सकते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड हो गया, CaCO3 हो गया, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। धूलकण हो गया, जैसे सोडियम क्लोराइड हो गया, CaCO3 हो गया, इस प्रकार से कई चीजें होती हैं। अभी सिर्फ आपको ये याद रखना कि आर्द्रता ग्राही नाभिक होंगे और उस पे ये वाष्प क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा। जैसे ही वाष्प इस पे चिपकेगा तो ये क्या करता है, भारी हो जाता है, और भारी होके नीचे क्या कर जाता है, गिर जाता है। यानी ये आर्द्रता ग्राही नाभिकों पे जो पानी है वो नीचे क्या हो जाता है, हिम या वर्षा के रूप में नीचे आ जाता है। इसी को बोलते हैं हिम ऑब्लिक वर्षा, ठीक है। हिम ऑब्लिक वर्षा, यानी वर्षण, जो एक प्रकार से प्रोसेस होती है, प्रेसिपिटेशन। तो ओवरऑल क्या होगा, पानी का वाष्पीकरण होगा, वाष्पीकरण होने के बाद संघनन होगा, संघनन में क्या होगा, आर्द्रता ग्राही नाभिकों पे चिपकेगा, वो वाष्प चिपकेगा तो वो भारी होगा, और ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, यानी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वो पृथ्वी की सतह पे लौट आएगा। और किस रूप में आएगा, या हिम के रूप में या वर्षा के रूप में। यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, वाष्पीकरण, मतलब ये वर्षण यानी प्रेसिपिटेशन, यही प्रोसेस कहलाती है। तो इसके लिए मस्ट क्या है, आर्द्रता ग्राही नाभिक। अब यहीं पे आपका क्वेश्चन पूछा गया बाई चांस एग्जाम में कि वर्षा के लिए इनमें से किस किस चीज का होना आवश्यक है। ऑप्शन 1 संघनन, ऑप्शन 2 वाष्पीकरण, ऑप्शन 3 आर्द्रता ग्राही नाभिक, ऑप्शन 4 उपर्युक्त सभी। तो वहां ये टर्मिनोलॉजी तो सुनी ही नहीं होगी, आर्द्रता ग्राही नाभिक भी कुछ होता है कई बच्चों ने, ठीक है। तो ध्यान रखना, संघनन की प्रोसेस भी इसके लिए बहुत जरूरी है, वर्षण के लिए। वाष्पीकरण की प्रोसेस बहुत जरूरी है, आर्द्रता ग्राही नाभिकों का होना बहुत जरूरी है, तब जाके क्या होती है, अपने आप में वर्षा यानी बारिश होती है, ठीक है। तो इसको समझने के लिए टोटल मिला के कहानी क्या है, वर्षण कुछ नहीं है बच्चों, वर्षण है जल चक्र से संबंधित एक परिघटना। यानी जो वर्षण है, वर्षण क्या है, जल चक्र की एक प्रक्रिया है, यानी वाटर साइकिल, ठीक है। जल चक्र की प्रक्रिया है ये वर्षण। यानी जल चक्र की प्रक्रिया का मतलब कि ये कहीं ना कहीं जो वाटर साइकिल है, वाटर साइकिल क्या होगा, अर्थ जो सरफेस पे है, जो पानी है वो वाष्पीकरण होकर ऊपर जाता है, ऊपर जाके फिर नीचे आता है, यानी इस प्रकार से एक साइकिल बनी। जैसे यहाँ से ऊपर गया, ऊपर जाके जो भी हुआ, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, इस प्रकार से। यानी वर्षण अपने आप में जल चक्र की क्या है, प्रक्रिया, एक प्रोसेस है जिसके अंदर वाटर साइकिल होता है। इसमें क्या होगा, सबसे पहले जल चक्र की प्रक्रिया में क्या होता है, वाष्पीकरण होता है, इवेपोरेशन, ठीक है। वाष्पीकरण, वाष्पीकरण क्या हुआ, जो हीट मिलेगी जल को तो भाप के रूप में क्या होगा, जब पानी गर्म होता है, आपने देखा होगा गर्म होगा तो जो वाष्प पानी है वो किसमें कन्वर्ट होगा, वाष्प में। वाष्प क्या होगा, गर्मी से ऊपर की ओर उठेगा, तो उसी को तो बोलते हैं ना वाष्पीकरण।
तो ये क्या होगा, पानी सबसे पहले वाष्पीकरण के रूप में जाएगा। जैसे ही वाष्पीकरण होगा तो उसके बाद क्या होता है बच्चों, संघनन की प्रक्रिया होती है। क्या होती है, संघनन, यानी वो आर्द्रताग्राही नाभिकों पे चिपक जाता है और संघनन के बाद जब वो भारी होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वो नीचे आ जाता है, तो उसी को क्या बोलते हैं, वर्षा। यानी ये टोटल प्रोसेस है, जल चक्र की प्रक्रिया है जिसके अंदर वाष्पीकरण होता है, वाष्पीकरण के बाद संघनन होता है, संघनन के बाद क्या होती है, अपने आप में वर्षा होती है जो कि सतह पे क्या आ जाती है, वापस आती है। अब आप कहोगे सर संघनन की प्रक्रिया किस प्रकार से होगी। देखिए, मैंने आपको कुछ दिनों पहले एक जब भूगोल पढ़ा था, एक रिलेटिव ह्यूमिडिटी शब्द पढ़ाया था, सापेक्ष आर्द्रता। ध्यान होगा आपको, अगर मैंने आपको पढ़ाया था, अगर आपने रिवीजन किया है तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी पढ़ाई थी और मैंने आपसे कहा था याद रखना, जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है उसका तापमान के साथ उल्टा संबंध होता है। कहने का मतलब जब कभी भी ये बढ़ेगा तो ये घटेगा और ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, उल्टा संबंध है। ठीक है, तो कहीं अगर तापमान बढ़ता है तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी घट जाएगी, तापमान बढ़ता है घटता है तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि इनका उल्टा संबंध होता है। ठीक है, ये अब संघनन की प्रक्रिया में क्या होता है बच्चों, संघनन कब होगा, जब रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% हो जाएगी। यानी संघनन की प्रक्रिया क्या होती है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, जब रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% हो जाएगी। यानी रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% का मतलब वायु जो है, जो हवा है, उसके पास अब आर्द्रता लेने की क्षमता खत्म हो चुकी है। यानी अब वो सैचुरेट हो चुकी है, संतृप्त हो चुकी है। अब वो कहेगी मेरे बस की नहीं है, मैं ज्यादा ह्यूमिडिटी गेन नहीं कर पाऊंगी। यानी जब रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% हो जाती है, 100% हो जाती है, तभी अपने आप में क्या होता है, संघनन की प्रक्रिया होती है। बाई चांस अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ रही है तो तापमान हमेशा क्या हो रहा होगा, कम हो रहा होगा। ठीक है, देखिए रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% होगी, सापेक्ष आर्द्रता 100% होगी, तभी संघनन की प्रक्रिया होगी, ये याद रखना। अब बाय चांस ऐसा हो गया, कभी ये ब्रैकेट में लिख देना, कभी इस प्रकार से हो गया, जैसे सपोज रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ गई, किसी चीज की रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ रही है, यानी रिलेटिव ह्यूमिडिटी सापेक्ष आर्द्रता बढ़ रही है, इसका क्या मतलब हुआ, तापमान पक्का क्या हो रहा होगा, कम हो रहा होगा, क्योंकि उल्टा संबंध है। तो इसका मतलब क्या है, तापमान में क्या आ रही होगी, कमी आ रही होगी। जैसे ही तापमान में कमी आएगी अपने आप में, तो वायु का क्या हो रहा होगा, आरोहण हो रहा होगा। ठीक है, वायु अगर आरोहित हो रही है, वायु का आरोहण, वायु का आरोहण, ठीक है। और जैसे ही वायु का आरोहण होगा, और वायु के आरोहण से क्या होगा, जलवाष्प की पर्याप्त मात्रा उसको मिल जाएगी। ठीक है, वायु का आरोहण होगा, अभी समझाता हूं इसको, रुको। जलवाष्प की पर्याप्त मात्रा, जलवाष्प की पर्याप्त मात्रा मिल जाएगी, किसको, हवा को। अब देखिए इसको ब्रैकेट में मैंने क्यों लिखा है, सिंपल सी बात है, वर्षण जल चक्र की एक प्रक्रिया है जो क्या होता है, वाष्पीकरण के माध्यम से संघनन होता है, और संघनन के बाद गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो संघनित हवा है, यानी जो संघनन हो रहा है, वो नीचे वर्षा के रूप में आ जाता है। संघनन के लिए रिलेटिव ह्यूमिडिटी का 100% होना आवश्यक है। अब आप कहोगे सर रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी जब 100% होगी, इसका यह मतलब है कि वायु के पास अब आर्द्रता ग्रहण करने की क्षमता खत्म हो चुकी है, अब वो ह्यूमिडिटी को गेन नहीं कर सकती है, यानी कंप्लीटली आर्द्र हो चुकी है, और वो क्या करती है, अब संघनित होके, यानी आर्द्रता ग्राही जो नाभिक है उन पे चिपक जाती है। चिपकने के बाद पृथ्वी के जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसके माध्यम से नीचे वर्षा या हिम के रूप में आ जाती है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी जब बढ़ती है तो तापमान हमेशा क्या होता है, कम होता है, ये याद रखना। तापमान कम होता है, वायु का आरोहण हो रहा होगा, वायु का जब आरोहण होगा तो जलवाष्प की पर्याप्त मात्रा उसको मिल जाएगी। ठीक है, आरोहण और अवरोहण आपने सुना होगा, आरोहित होना या अवरोहण होना। आरोहण होना मतलब वायु क्या हो रही है, ऊपर उठ रही है, ऊपर उठने का मतलब जलवाष्प की मात्रा ठीक होगी उसमें। ठीक है, लेकिन उसके लिए तापमान का क्या होना है, कम, मतलब रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% होनी चाहिए, ताकि तापमान कम हो जाए, पूरी वायु क्या हो जाएगी, आर्द्र हो जाएगी, तभी तो होगी ना। एक बात बताओ, सूखी हवा में आर्द्रता ज्यादा होगी या नमी वाली हवा में, नमी में होगी ना, और नमी कब होती है, जब तापमान कम होता है। वही मैं कह रहा हूं, तापमान कम है, टेम्परेचर जब कम है किसी भी चीज का, तो उसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी, यानी उसके पास जो आर्द्रता है वो अधिक होगी, और आर्द्रता इतनी होगी कि 100% होगी कि अब आर्द्रता ग्रहण नहीं कर सकती है। इसका ये मतलब है कि वो कंप्लीटली संघनित हो चुकी है, यानी अब आर्द्रता ले ही नहीं सकती है। तो ले ही नहीं सकेगी तो आर्द्रता ग्राही नाभिक जो होते हैं उस पर चिपक जाएगी, ग्रेविटेशनल फोर्स से वो नीचे आ जाएगी। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, तो ये मैंने आपको ब्रैकेट वाला इसको इग्नोर करना, तो यहाँ पे लिख देना रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% होने पर। ठीक है, 100%। अब आपके देखना फैक्ट के आधार के साथ साथ कॉन्सेप्ट भी यहां से तैयार होंगे। अब देखिए सिंपल सी बात है, मैंने क्या बताया आपको, वर्षण एक जल चक्र से संबंधित प्रक्रिया है। देखो ऐसे लिखोगे, वर्षण
पूरा लिखना है, ठीक है। वर्षण जल चक्र से संबंधित एक प्रक्रिया है, जल चक्र से संबंधित क्या है, एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है जिसमें वाटर साइकिल होता है, ठीक है। जल चक्र से संबंधित एक प्रक्रिया है, आप ऐसे वो मत लिखना, आप तो प्रॉपर लिखना। वर्षण जल चक्र से संबंधित एक प्रक्रिया है जो गुरुत्वाकर्षण से जल व हिम के कण के रूप में सतह पर आती है, ठीक है। वर्षण जल चक्र से संबंधित एक प्रक्रिया है जो गुरुत्वाकर्षण बल यानी ग्रेविटेशनल फोर्स, गर्लफ्रेंड मत समझना इसको, ठीक है, कई लोग गर्लफ्रेंड समझेंगे। ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल यानी गुरुत्वाकर्षण बल, जो ग्रेविटेशनल फोर्स के माध्यम से हिम यानी जो बर्फ होती है, ठीक है, ऑब्लिक वर्षा के रूप में पृथ्वी के सतह पर आती है, के रूप में पृथ्वी की सतह पर आती है, के रूप में पृथ्वी की सतह पर आती है। यही अपने आप में क्या होता है बच्चों, वर्षण होता है। और याद रखना, वर्षा के लिए हमेशा आर्द्रताग्राही नाभिक का होना आवश्यक है, साथ ही साथ उसके लिए संघनन यानी कंडेंसेशन आवश्यक है, ठीक है। तो अगला पॉइंट लिखो, वर्षा हेतु आर्द्रताग्राही नाभिक, जो ह्यूमिडिटी को गेन करेंगे, ठीक है, वो छोटे छोटे कण होते हैं, जो आर्द्रताग्राही नाभिक व संघनन का होना आवश्यक है, कंडेंसेशन जो स्पेसिफिक का संघनन का होना आवश्यक है। तो इस संघनन के नीचे भी हाईलाइट कर दो, आर्द्रताग्राही नाभिक के नीचे भी हाईलाइट कर दो, तो आपके फैक्ट के आधार पर ये समझ जाओगे कि वर्षा के लिए क्या क्या चीजें होना आवश्यक है, ठीक है। अब देखना ये वायु संघनित कब होगी, ठीक है, जब वायु संतृप्त होती है, यानी वायु का संघनन कब होता है, जब वायु सैचुरेट होती है, यानी संघनित कब होगी, चिपकेगी कब, एक इकट्ठा कब होगी, जब ये संतृप्त होगी। संतृप्त मतलब सैचुरेट मतलब ह्यूमिडिटी की 100% होगी, ठीक है। तो अगला पॉइंट आपने इसी के नीचे लिखना है, वायु संतृप्त कब होती है वो लिखना है, ठीक है। अगला पॉइंट आपने ऐसे लिखना है, अगला पॉइंट लिखोगे वायु संतृप्त डैश संघनन करके लिखो, ठीक है। वायु संतृप्त कब होती है, वायु जब संतृप्त यानी सैचुरेट लिख देना इसके ब्रैकेट में, ठीक है। वायु जब संतृप्त होती है तो संघनन की प्रक्रिया होती है, कंडेंसेशन, तो संघनन। अब वायु संतृप्त का मतलब क्या होता है, इसकी 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% है, इसका ये मतलब हुआ रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% है। अब ये अपने आप में क्या करेगी, आर्द्रता नहीं ले सकती है, तब जाके ये किसकी प्रोसेस में आएगी, संघनन की प्रक्रिया में आएगी। तो इसके ब्रैकेट में लिखो, आर्द्र वायु के आरोहण से वर्षा के लिए अनुकूल कंडीशन बनती है। आर्द्र वायु के आरोहित हो रही हो, ठीक है, आरोहण से वर्षा के लिए अनुकूल कंडीशन बनती है, वर्षा हेतु अनुकूल यानी उसके फेवर में, ठीक है, अनुकूल दशा बनती है। इसका मतलब क्या हुआ, जब वायु आर्द्र है यानी इसमें ह्यूमिडिटी है, तो जब वो ऊपर उठेगी तो ऑलरेडी उसमें ह्यूमिडिटी है, तो जब उसके रिलेटिव ह्यूमिडिटी उसकी ठीक ठाक हो जाएगी तो वो संघनित होकर नीचे गिर जाएगी। अब सूखी हवा है, उस पर ह्यूमिडिटी ही नहीं है, तो कहाँ से वर्षा होगी। अब खुद आप एक बात दिमाग लगाना, अब यहां से अब प्रैक्टिकली इतना तो आप समझ गए कि वर्षा के लिए आर्द्रता होना बहुत जरूरी है। अब बताइए, नॉर्मल सी बात है, देखिए ये समुद्र का सतह है, ठीक है, और ये स्थलखंड है। बताइए, समुद्र से स्थलखंड की ओर जाने में आर्द्रता कम होगी या बढ़ेगी, बिल्कुल कम होगी। क्यों, क्योंकि समुद्र से आप स्थल की ओर जा रहे हैं, तो इसका सीधा सीधा मतलब अगर नॉर्मल कंडीशन होगी तो समुद्री सतह पर ज्यादा क्या होनी चाहिए, वर्षा होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आर्द्रता ज्यादा है। लेकिन हवाएं क्या करती हैं, उस ऊपर उठी हुई आर्द्रता वाली वायु को एक जगह से दूसरी जगह सेपरेट करके दूसरी जगह क्या कर देते हैं, पानी को गिरा देती हैं। वो चलो बाद में आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। तो आर्द्र वायु जब ऊपर उठती है तो वर्षा के लिए अनुकूल दशा जनरेट करती है, ये आपके समझ में आ जाएगा। वायु संतृप्त होती है तो संघनन होता है, ठीक है। अब देखिए इसमें कैसे इसको समझना है, अगला पॉइंट करके लिखना है, पॉइंट वाइज ही इसको समझना है, ठीक है। अगला पॉइंट लिखोगे, जैसे वायु सबसे पहले आरोहित होगी, वायु के आरोहण से, पूरा लिखना, वायु के आरोहण से यानी आरोहण मतलब ऊपर उठना, ठीक है। वायु के आरोहण से प्रसरण होता है, लिखिए वायु के आरोहण से प्रसरण होता है, के आरोहण से प्रसरण होगा, ठीक है। जब वायु ऊपर की ओर उठेगी तो फैलेगी,
फैलेगी नहीं फैलेगी, जैसे कोई चीज़ ऊपर उठती है गर्म होके वो ऐसे फैलती है ऊपर को। अगर यकीन नहीं आए तो पानी रखना भगोने में, उठाना, जब वो भाप जो है ऊपर उठेगा तो धीरे धीरे फैलने लगेगा। यानी वायु के आरोहण से प्रसरण होता है, जिससे प्रसरण से तापमान क्या हो जाएगा बच्चों, कम हो जाएगा। टेम्परेचर कम होगा नहीं होगा, ऊपर की ओर जाती है तो मैंने आपसे कहा कि तापमान कम हो जाएगा। जैसे ही तापमान कम हो जाएगा रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगी। इसका परिणाम क्या होगा, रिलेटिव ह्यूमिडिटी यानी सापेक्ष आर्द्रता बढ़ जाएगी। और ये जब रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% हो जाएगी, यानी जिस तापमान पर, यहां से लिखना, जिस तापमान पर रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% होती है तब वायु क्या कहलाती है, तब वायु संतृप्त कहलाती है, यानी सैचुरेटेड। ठीक है, संतृप्त कहलाती है। तो संतृप्त वायु का मतलब उसके पास अब ह्यूमिडिटी लेने की क्षमता खत्म हो चुकी है, यानी कंप्लीटली वो आर्द्र हो चुकी है। और ऐसा तापमान जिस बिंदु पर वायु संतृप्त हो जाती है ओसांक कहलाता है। तो अगला पॉइंट लिखना, ऐसा तापमान, मतलब आपने लिखा वायु संतृप्त होती है तो ऐसा तापमान वायु संतृप्त कहलाती है, तथा ऐसा तापमान, उसी के आगे लिखना, तथा ऐसा तापमान जिस पर रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% हो उसे ओसांक कहते हैं। ओसांक बिंदु, ठीक है, ओसांक, और ओसांक के नीचे हाईलाइट कर देना है। ठीक है, ओसांक कहते हैं। अब देखिए हवा की वायु वर्षण के लिए क्या क्या चीज आवश्यक है, वाष्पीकरण, संघनन, आर्द्रताग्राही नाभिक, साथ ही साथ ओसांक, ऐसा तापमान जिस पर वायु 100% सैचुरेट हो, अब आर्द्रता लेने की क्षमता नहीं है, सारा नीचे गिरा देगी, तो उस बिंदु को क्या कहते हैं, ओसांक कहते हैं। यानी ऐसा टेम्परेचर जिस पर वायु 100% सैचुरेट हो या रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% हो जाए, उसी बिंदु को क्या कहते हैं, अपने आप में ओसांक बिंदु कहते हैं। ठीक है, अब याद रखना, यदि ये ऐसा ये तापमान है ओसांक। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट मोस्ट इंपोर्टेंट लिखना, यदि ओसांक 0 डिग्री से कम हो, यानी ऐसा तापमान जिस पर वायु 100% सैचुरेट हो रही है वो 0 डिग्री से कम हो, मतलब कि 0 डिग्री से कम में ही वायु सैचुरेट हो चुकी है, यानी संतृप्त हो चुकी है। तो यदि ओसांक 0 डिग्री से कम, तो हिमवर्षा होगी, याद रखना, तो बर्फ के रूप में वर्षा होगी, तो हिमवर्षा होगी। जबकि 0 डिग्री से अधिक होने पर कौन सी होगी, जल वर्षा होगी, जल वर्षा होगी। ठीक है, तो आपको यह समझना है ओसांक बिंदु क्या होता है, जिस पर वायु 100% सैचुरेट होती है, फिर बारिश होनी होती है। यदि ऐसा बिंदु 0 डिग्री से कम टेम्परेचर का है तो हिमवर्षा होगी, तो इसको लिख दो हिमवर्षा। और इसके नीचे जबकि 0 डिग्री से अधिक होने पर किस रूप में होगी, जल के रूप में क्या होती है, वर्षा होती है। ठीक है, इसको आप लोगों ने बहुत अच्छे से क्या समझना है, चीजों को समझना है। कहने का मतलब ओसांक ही ऐसा तापमान है जो ये तय करता है कि हिमवर्षा होगी या अपने आप में जल वर्षा होगी। और ओसांक क्या होता है, ऐसा टेम्परेचर जिस पर वायु 100% सैचुरेट हो या संतृप्त हो। और ओसांक उसको कहते हैं जब वायु की आर्द्रता ग्रहण क्षमता खत्म हो जाती है, ऐसा तापमान। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, 0 डिग्री से कम अगर ओसांक होगा, ओसांक सिंपल से आता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होगा, तो जो ये जल वाष्प है जो ऊपर उठा था यहां से, ठीक है, जल वाष्प किस रूप में आएगा पृथ्वी पर, हिमवर्षा के रूप में, हिमवर्षा। ठीक है, और यही ओसांक 0 डिग्री सेंटीग्रेड से प्लस है, तो यही जल वाष्प किस रूप में आएगा, जल वर्षा के रूप में आएगा। ठीक है, इतना सिंपल सा है। ठीक है, तो हिमवर्षा और जल वर्षा के रूप में कौन तय करता है, ये ओसांक बिंदु। ठीक है, अगर कभी कल के दिन पेपर में क्वेश्चन आ गया कि पृथ्वी की सतह पर होने वाली हिमवर्षा या जल वर्षा वो किस पे निर्भर करती है, ओसांक बिंदु पे, यानी ऐसा टेम्परेचर जिस पर वायु 100% सैचुरेट हो, वही उसका ओसांक कहलाता है। ठीक है, तो ये हिमवर्षा और जल वर्षा इसको तय करेंगे। अब देखिए बाई चांस एक कंडीशन बनाता हूं मैं आपको। ठीक है, कोई कंडीशन मसूरी और देहरादून वाली ही बना देता हूं मैं, या नैनीताल, काठगोदाम, जो भी बनाते हैं। देखिए सपोज ये बादल हैं, ये क्या है, अपने आप में बादल हैं, ये बादल हो गए। ठीक है, जैसे ही ये बादल हैं और ये जलवाष्प का जल के रूप में कन्वर्ट हो गया, सपोज जलवाष्प का जल के रूप में,
कन्वर्ट हो गया, यानी जल वाष्प जल के रूप में आ गया, तो कैसी वर्षा होगी अपने आप में? तो सिंपल सी बात है, जल वर्षा होगी। यदि ये जल वाष्प जल के रूप में कन्वर्ट हो गया और ये ऐसे क्षेत्र में जा रहा है जहां 0 डिग्री से अधिक का तापमान है, यानी ये मूव कर गया, बादल क्या कर गया? मूव कर गया। यानी सपोज ये बादल ऐसी जगह चला गया जहां 0 डिग्री से अधिक का तापमान है और मूव कर गया, और ऐसी जगह मूव कर गया जहां तापमान कम है, यानी यहां से तापमान यहां कम है। तो तापमान कम होगा तो जो जलवाष्प जो जल के रूप में गया था वो अब जल प्लस हिम के रूप में वापस आएगा। जल के रूप में तो गया था, इसके साथ साथ हिम भी यहां आएगा, यानी बर्फ, और पृथ्वी पर जो होगी मिश्रित वर्षा होगी, यानी मिश्रित वर्षा। तो कई जगह आपने देखा होगा बारिश के साथ साथ बर्फ के कण भी गिरते हैं, यानी बर्फ और बारिश साथ साथ ही होती है। उसका ये मतलब है कि कोई ऐसा क्षेत्र जहां बादल बने थे, और बादल जो बने थे जलवाष्प जल के रूप में बारिश हो रही थी, हवा ने इन बादलों को दूसरी जगह सेपरेट कर दिया और ये ऐसी जगह मूव कर दिया जहां का तापमान, सपोज ये देहरादून है, इसको लिखो देहरादून और इसको लिख दो मसूरी, ठीक है। यानी देहरादून में बारिश हो रही थी, बादल जो थे जलवाष्प जल के रूप में हो रहा था, और इन हवाओं ने इसको मूव करके मसूरी पहुंचा दिया, और मसूरी का तापमान देहरादून से कम था, तो वहां जो जल था वो हिम के साथ साथ क्या आएगा? पृथ्वी की सतह पे आएगा, तो मिश्रित वर्षा होगी। और इसी तरीके से कभी अगर ऐसा हो गया जो जलवाष्प है कहीं हिम के रूप में, दूसरी कंडीशन देखो, ये बादल थे, ठीक है, तो यहाँ पर जलवाष्प है, ये जलवाष्प हिम के रूप में बारिश कर रहा था, और ये ऐसी जगह चला गया जहां का तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम था, और ये मूव कर गया, ठीक है, मूव कर गया, और मूव करके ऐसी जगह चला गया जहां तापमान अधिक है, तो ये हिम था, हिम के साथ साथ अब ये तापमान अधिक वाले में चला गया, तो जल में कन्वर्ट हो जाएगा, तो जल प्लस हिम दोनों के रूप में बरसात होगी, तो इसको भी क्या बोलोगे? मिश्रित वर्षा। तो मिश्रित वर्षा कब होती है? तो ध्यान से समझना, मिश्रित वर्षा उस कंडीशन में होगी जब बादल मूव करेंगे हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, लोअर टेम्परेचर टू हायर टेम्परेचर, ठीक है। ये इसको इजीली आप लोग समझ सकते हैं। इसके बाद आता है बच्चों वर्षा के प्रकार, यानी वर्षा बेसिकली 3 प्रकार की होती है। पहले को बोलते हैं अपने आप में संवहनी वर्षा, यानी संवहनी वर्षा मतलब कॉन्विकेशनल मतलब प्रेसिपिटेशन, ठीक है। अब संवहनी जो वर्षा होती है वो कहाँ होगी? हमेशा याद रखना, पहला लिखना आपको संवहनी वर्षा, ये कहाँ होगी? संवहनी वर्षा ध्यान से समझना, ये उन इलाकों में होगी जहां तापमान बहुत हाई होता है, और ये क्वेश्चन आपका पेपर में पूछा जाएगा, ठीक है। तो संवहनी वर्षा के लिए कुछ नहीं है, बहुत इजी है। ये अधिक तापमान के कारण संवहन के रूप में जब वायु का आरोहण होता है, यानी कहीं भी ये बारिश होगी तो वहां तापमान क्या होगा? अधिक होगा, यानी अधिक तापमान के कारण संवहन तरंग के रूप में, संवहन तरंग मतलब जब ऐसे जाती हैं हवाएं, ठीक है, मतलब ऊपर, संवहन तरंग के रूप में, कॉन्विकेशनल कहते हैं इसको, ठीक है, कॉन्विकेशनल, अधिक तापमान के कारण संवहन तरंग के रूप में वायु का जब आरोहण होगा, वायु का आरोहण, यानी वायु जब ऊपर उठेगी तब जो बारिश होगी वो कौन सी होगी? संवहनी। तो अधिक तापमान को हाईलाइट कर लो, यानी संवहनी वर्षा उन क्षेत्रों में होगी जहां तापमान बहुत ज्यादा क्या रहता है? अधिक रहता है, और वायु क्या होती है? ऊपर उठेगी। यानी इसका मतलब क्या है? जब तापमान अधिक होगा, यानी टेम्परेचर क्या होगा? जब अधिक होगा, तो संवहन तरंग के रूप में गर्म वायु क्या उठेगी? ऊपर उठेगी। संवहन, क्योंकि तापमान बड़ा है, वहां तापमान ज्यादा तो गर्मी लगेगी नीचे, तो संवहन तरंग के रूप में गर्म वायु का आरोहण होगा, गर्म वायु का क्या होगा बच्चों? आरोहण होगा। और जैसे ही गर्म वायु ऊपर की ओर उठेगी तो कौन सी बरसात होगी? संवहनी वर्षा। अब मुझे ये बताइए तापमान कहां अधिक रहता है? 0 डिग्री या 90 डिग्री? 90 डिग्री या 0 डिग्री? जल्दी बताओ। 0 डिग्री, ठीक है। तो 0 डिग्री से 90 डिग्री जब आप जाते हो अक्षांश में, ऐसे ये है ना, जैसे ये 0 मैंने बताया था, ये 0, यहाँ 90 और यहाँ भी 90, तो यहाँ से यहाँ जाने में तापमान में कमी आती है, आपको पढ़ाया था। तो 0 से 90 डिग्री जैसे ही आप जाओगे तो अगर यहाँ तापमान क्या होता है? हमेशा कम रहता है, ठीक है। यानी एवरेज टेम्परेचर क्या हो जाएगा? यहाँ कम हो जाएगा, एवरेज टेम्परेचर कम हो जाएगा। तो 90 डिग्री की ओर जाने पे एवरेज टेम्परेचर कम होगा, तो 0 से 90 डिग्री जाने पर संवहनी वर्षा भी कम होगी, संवहनी वर्षा भी क्या होगी? कम होगी। तो सिंपल सी बात है, क्योंकि टेम्परेचर कम हो रहा है। अब मुझे बताइए सर्वाधिक संवहनी वर्षा किन इलाकों में होगी? अब क्वेश्चन आएगा
निम्नलिखित में से भूमध्य रेखा के क्षेत्र में कौन सी वर्षा पाई जाती है? संवहनी वर्षा, वाताग्री वर्षा, पर्वतीय वर्षा, मिश्रित वर्षा। आत्मा परमात्मा के पास चले जाए इससे पहले आज ही जागरूक होकर उसका पूजन कर लो, ठीक है। देखिए, संवहनी वर्षा कहाँ होती है? हमेशा याद रखना 0 डिग्री के क्षेत्र के आसपास। तो ब्रैकेट में इसको लिख लो, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा पर सर्वाधिक, जबकि ध्रुव पर न्यूनतम, ठीक है, ध्रुव पर न्यूनतम, यानी ध्रुव पर काम क्या होगी? वर्षा बहुत ज्यादा क्या होगी? कम होगी, और 0 डिग्री के आसपास ये बहुत ज्यादा होगी, ठीक है। तो 0 डिग्री के आसपास संवहनी वर्षा सर्वाधिक होती है। इस पॉइंट को आप लोग याद रखना। क्यों? क्योंकि 0 डिग्री के आसपास का जो इलाका है वहां पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है वर्ष भर लंबवत पड़ेंगी, तो वहां का तापमान क्या रहेगा? हाई रहेगा। तापमान हाई रहेगा तो वहां की वायु जो होगी क्या उठेगी? ऊपर उठेगी। वायु ऊपर उठेगी तो वहां पर क्या होगी? संवहनी वर्षा होगी, ठीक है। अब आता है 0 डिग्री से अलावा कौन से इलाके होगी? तो हमेशा याद रखना बच्चों, जो अन्य अक्षांश है, यानी गर्मियों के समय में, यानी गर्मियों का जो मौसम है ग्रीष्म ऋतु के समय में, अन्य अक्षांश में क्या होगा? देखो, अन्य अक्षांश में लिखो, अन्य अक्षांश में कैसा, ठीक है। तो अन्य अक्षांश में कैसे लिखोगे? ग्रीष्म ऋतु के समय, सपोज कहीं ग्रीष्म ऋतु है, वहां तापमान ज्यादा होता है, तो दोपहर के बाद जो गर्जन के साथ, देखो अन्य अक्षांश पर, जैसे भारत का इलाका है, ग्रीष्म ऋतु में तापमान क्या रहता है? यहां हाई रहता है। तो दोपहर के बाद तेज प्लस गर्जन प्लस थोड़े समय व सीमित क्षेत्र में जो वर्षा होती है उसको क्या बोलते हैं? संवहनी वर्षा, ठीक है। यानी इंडिया वगैरह के इलाके में आपने कभी कभी मई जून का महीना देखा होगा, जब बहुत गर्मी पड़ती है, दोपहर बाद अचानक बादल आ जाते हैं और बहुत ज्यादा गर्जन के साथ बहुत तीव्र बरसात होती है कुछ ही समय के लिए, आधे घंटे 1 घंटे के लिए, उसी को क्या बोला जाता है? संवहनी वर्षा। और जो चीज यहाँ आप ग्रीष्म ऋतु में देखते हैं, विषुवत रेखी इलाकों में, विषुवत रेखी जो देश है 0 डिग्री के आसपास, वहां वर्ष भर उसी टाइप की चीजें आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। यानी वो संवहनी वर्षा होती है। इसके साथ साथ आप ये बताइए, क्या तट रेखा के आसपास या तट रेखा से दूर कहां पर स्थलीय भाग में, जो स्थल खंड है, वहां संवहनी वर्षा के लिए अच्छी कंडीशन होती है? कौन सी? स्थल। सपोज ऐसे है, देखिए ये समुद्र सतह हो गया, ये स्थल हो गया, ठीक है। ये कौन सा हो गया? समुद्र तट, और ये स्थल। कंडीशन यहां बेहतर है, लेकिन होता क्या है, जैसे जैसे आप यहां से इधर की ओर जाओगे, आर्द्रता कम हो जाती है, ह्यूमिडिटी कम हो जाती है। आर्द्रता जैसे ही कम होगी तो संवहनी वर्षा के लिए कंडीशंस उतनी बेहतर नहीं हो पाती। तो सिंपल सी बात, नोट करके लिखना एक पॉइंट, ठीक है। स्थल खंड पर संवहनी वर्षा के लिए अनुकूल दशाएं होती हैं, स्थल खंड पर संवहनी वर्षा के लिए अनुकूल दशाएं होती हैं, परंतु समुद्र तट से स्थल की ओर जाने पर, समुद्र तट से स्थल खंड की ओर जाने पर आर्द्रता में कमी के कारण संवहनी वर्षा की मात्रा में भी कमी आ जाती है, ठीक है। आर्द्रता में कमी के कारण संवहनी वर्षा में भी कमी आ जाती है। तो ये था आपका संवहनी वर्षा। अत्यधिक तापमान के कारण संवहन तरंग के रूप में वायु के आरोहण से होने वाली वर्षा संवहनी वर्षा कहते हैं। इसके पीछे मेन कॉज अधिक तापमान है। विषुवत रेखा के आसपास 0 डिग्री के आसपास तापमान वर्ष भर अधिक रहता है, तो वहां हमेशा 12-1 बजे के बाद दोपहर में गर्जन के साथ तेज तर्रार जो बारिश होती है उसको संवहनी वर्षा बोला जाता है। जबकि ध्रुव की ओर तापमान में कमी आती है तो संवहनी वर्षा की मात्रा में भी कमी आती है। ग्रीष्म ऋतु में अन्य अक्षांश जैसे भारत जैसे देशों में ग्रीष्म ऋतु यानी मई और जून के महीने में दोपहर के बाद गर्जन के साथ तेज बरसात कुछ समय सीमित क्षेत्र में कुछ ही समय के लिए होती है, उसको संवहनी वर्षा कहते हैं। जबकि ये कंडीशन विषुवत रेखीय क्षेत्र में वर्ष भर पाई जाती है। ध्रुव में ये कंडीशन कम पाई जाती है, ध्रुव इलाके में अलग टाइप की बरसात होगी। अब आप सिंपल से क्वेश्चन समझ जाओगे ना, कभी क्वेश्चन आ गया जून के माह में भारत में अचानक दोपहर के बाद होने वाली वर्षा किस वर्षा का एग्जाम्पल है, या विषुवत रेखीय क्षेत्र में कौन सी वर्षा पाई जाती है, या ध्रुव में कौन सी वर्षा पाई जाती है, या संवहनी वर्षा किन इलाकों में पाई जाती है, बहुत इजीली आप लोग वनडे एग्जाम में कर लेंगे, ठीक है। होपफुली आज की क्लास आपकी समझ आई होगी, क्योंकि कॉन्सेप्ट आधारित क्लास है और कॉन्सेप्ट के साथ फैक्ट जो पूछे जा सकते हैं वो मैं आपको तैयार करा रहा हूँ। इनका कॉम्बिनेशन जब आपका सही से मिल जाएगा तो बहुत इजीली आपके एग्जाम क्रैक होंगे, बहुत इजीली आप क्वेश्चन को वहाँ सॉल्व कर पाएंगे। फिर मिलते हैं अगले सेशन पर, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।